आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ ली थी। साइन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, फिर उसका सेक क्या है, ऐसे करके सारा जितना भी साइन का था, 6 रिलेशंस थे, सारे हम लोगों ने देख लिए थे। सभी एंगल की वैल्यू क्या होती है देख लिया था। तो अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच सबटेंस एन एंगल of 120 degree at the center of the circle of radius 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक सर्कल, सबसे पहले क्या है, एक सर्कल, ऐसा कुछ सपोज सर्कल है, तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट सेंटर। तो सेंटर से, ठीक है, कोई कॉर्ड है जो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 120 डिग्री एंगल हो गया और ये हो गया कॉर्ड जो बना रहा है एंगल। ठीक है, तो हमको इसी कॉर्ड की लेंथ चाहिए। सपोज ये O है, ये A है और ये B है। ठीक है, OAB है, तो हमको क्या चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए। AB इज इक्वल टू व्हाट, यही ना लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसका कितना है, 6 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डालें, सेंटर से परपेंडिकुलर डालें इस कॉर्ड पे, तो क्या होगा, आप देखिए क्या होगा। सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसमें एक साइड ये है, ये रेडियस ही होगा। सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी क्या है, रेडियस ही है, वो भी। तो ये दोनों साइड सेम हो गए। ठीक है, उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, ये एंगल सेम हो गया। उसके बाद ये साइड, इसको सपोज इस पॉइंट को हम लोग डी रख देते हैं, डी। ओडी साइड जो है वो ट्रायंगल ए ओ डी में और ओ डी बी, ये दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, यानी कि दो साइड इक्वल हो गए। एक तो ये कॉमन वाला जो साइड है ये दोनों में है दो और इक्वल है, कॉमन है तो इक्वल ही होगा, है ना। ओडी इसके लिए ले लो या ओडी इस ट्रायंगल के लिए ले लो, दोनों में सेम है, यानी एक साइड इक्वल हो गया। एक दूसरा ये जो है ओ ए, ये रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ये भी इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, एक एंगल इक्वल हो गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल हो गए और टू साइड्स। तो ऐसा ऐसा ट्रायंगल क्या होगा, इस तरह के ट्रायंगल में सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये हम लोग ने बचपन में ज्योमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा और ये टोटल कितना है, टोटल है ये 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप देखो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम लोग। हमको निकालना क्या है, अगर हम सपोज ये ए डी निकाल लें तो ये डी बी और ये दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का सब कुछ इक्वल हो जा रहा है। तो ए डी पता चल जाएगा तो डी बी भी पता चल जाएगा और ए डी डी बी पता चल जाएगा तो पूरा ए बी पता चल जाएगा। हमको ए बी ही चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए डी चाहिए और हमको पता क्या है, ओ ए पता है। ठीक है, ओ ए पता है। तो अगर इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओ है, ए है एंड डी है। इसमें ये 6 इसकी वैल्यू दे रखी है ओ ए की, हमको ओ डी चाहिए। तो यानी कि हमको ए डी चाहिए, सॉरी ए डी चाहिए, ये चाहिए ना, ये हमको चाहिए ए डी। तो ये चाहिए, तो हमको इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। और ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ये है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री वाला एंगल जिसके लिए ये 90 डिग्री है ये एंगल, तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए डी, हमको ए डी और इसका रिलेशन चाहिए। तो ये इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, 60 डिग्री वाले एंगल के ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो गया।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? ये होता है साइन का रिलेशन। क्या होता है? साइन का रिलेशन। ठीक है, यही होता है ना। तो हम लोग यहां से साइन 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर एडी हो गया ना, एडी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? ओ ए। ठीक है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और एडी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओ ए की वैल्यू क्या है? रेडियस 6 है, 6 हो गया। तो यहां से हमको क्या पता चल गया? एडी क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6√3/2, दैट मीन्स 3√3 हो जाएगा। 3√3। अब हमको लेकिन चाहिए क्या? ए बी चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी क्या होगा? एडी का डबल हो जाएगा, एडी और डीबी इक्वल है, तो एडी जितना होगा उसका डबल ए बी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2AD। एडी की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? 3√3। तो 2 इंटू 3√3, दैट मीन्स 6√3। यही आ गया। सेंटीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी 6√3 सेंटीमीटर इस कॉर्ड का लेंथ आ गया, जो 120 डिग्री एंगल बना रहा था सेंटर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, हम लोग बना लिए। बहुत इजी सवाल था। अब एक और सेकंड, ये थोड़ा सा मजेदार है, हार्ड नहीं करेंगे तो कहेंगे इंटरेस्टिंग है। ये क्या कर रहा है? सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो जो बोलता है पहले क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, उसमें एक सर्किल इंस्क्राइब है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो मान लिया उतना अच्छा फिगर नहीं बना, बट मान लिया ये तीनों साइड्स इक्वल है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और क्या कर रहा है? इसके अंदर एक सर्कल है। ऐसे कुछ बन गया, और ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे एक सर्कल बना दो और बाद में इस पर एंगल चढ़ा दो। ये ज्यादा अच्छा है ना, इससे ज्यादा अच्छा है। इसको हटा देते हैं। कह रहा है, और इस ट्रायंगल का साइड कितना है? जैसे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसका साइड हो जाएगा ए। ए है ये पूरा, ये पूरा साइड ए है। वैसे ही ये भी ए है, ए भी ए है। अब आगे क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्किल। कहता है कि कोई अगर स्क्वायर इस सर्किल के अंदर हो तो उसका एरिया क्या होगा। मतलब अब बोल रहा है आगे कि ऐसे सर्किल आप बना लिए, जो यही जो सर्किल है, जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल है, इसी के अंदर अगर कोई स्क्वायर आ जाए, ऐसे कोई स्क्वायर आ गया सपोज, दिखने में रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन रेक्टेंगल ये स्क्वायर ही है। ठीक है, कोई स्क्वायर आ जाए तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सर्किल में क्या हमको चाहिए? सर्किल में रेडियस चाहिए। अगर यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ये परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा ना, तो ये रेडियस होगा ये। तो हमको पहले रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। अगर रेडियस निकल गया तो फिर यहाँ रेडियस को यूज करके हम लोग इस स्क्वायर का साइड निकाल लेंगे। साइड निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? साइड ए स्क्वायर। सॉरी, ए यहाँ नहीं रखें क्योंकि ए ऑलरेडी दे रखा है।
तो मान लिया कि इसका लेंथ एल है, ठीक है, मान लिया कि इस स्क्वायर का लेंथ एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको एल ही चाहिए ना, एल के लिए पहले हम आर निकालते हैं, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ से हम एक लाइन ऐसे मिला रहे हैं, ये यहाँ सेंटर पे गई और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये रेडियस है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 60। अब ये जो रेडियस को मिला रहा है ये इसको हाफ में डिवाइड कर देगा। क्यों कर देगा, यहाँ भी आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज देख लो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये रेडियस दो साइड बराबर हो गए, एक एंगल बराबर हो गया, और ये जो कॉमन वाला है ये कॉमन साइड तो दोनों ट्रायंगल में रहेगा, इसलिए ये फिर क्या हो गया, इक्विलैटरल। फिर ये इसमें भी वही चीज हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 60 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल है। और एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ये डी है, ठीक है। अब यहाँ बी डी और डी सी इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही अगर बनाते हैं ऐसे, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ये 90 ये 90, ये आर, तो फिर ये और ये भी सेम ही हो जाएगा, ये तो कॉमन साइड है ही, यानी सारे साइड्स इक्वल होंगे इन दोनों ट्रायंगल के। इसको ओ मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यानी अगर बी डी हम निकाल लें तो ये बी डी और आर के बीच का कुछ रिलेशन निकाल लें हम लोग, तो आर मिल सकता है, क्योंकि बी डी की वैल्यू पता है ना हमको, बी डी कितना हो जाएगा, फिर a/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए है, साइड है इसका, तो बी डी या डी सी a/2 हो गया। अब हम ट्रायंगल कौन सा ले लें, इन ट्रायंगल बी ओ डी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं अलग से तो अच्छा दिखेगा, बी ओ डी, ठीक है। इसमें ये कितना है 30 डिग्री है, ये कितना है ये 90 डिग्री है, और ये क्या है ओ डी क्या है आर है, रेडियस है, यही हमको निकालना है। और ये कितना है ये a/2 है ना, बी डी a/2। तो इन ट्रायंगल बी ओ डी, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा होता है। tan 30 डिग्री अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ओ डी और बेस है बी डी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई आर और बेस की वैल्यू क्या हो गई a/2, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/a/2। यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, यानी a/2/√3, दैट मीन्स a/2√3। ये रेडियस निकल गया सर्किल का, इस सर्किल का रेडियस निकल गया। अब इसी सर्किल के अंदर हमको क्या करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर। तो पहले एक स्क्वायर देख लेते हैं, ऐसे बना लिया है स्क्वायर, फिर बाद में बनाते हैं तो ये रेक्टेंगल जैसा हो जाता है, इसलिए शुरू में ही बना ले रहे हैं हम लोग। अब कुछ स्क्वायर जैसा लग रहा है। अब ये क्या है, ये एक सर्कल के अंदर है, ये एक सर्कल के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये सर्कल के अंदर है और इस सर्कल के अंदर है, और इस सर्कल की रेडियस हम निकाल चुके हैं। ये रेडियस हो गई, सपोज इसको मान लिया
बी, चलो ए बी सी डी तो पहले यूज कर लिया, ए बी सी डी नहीं यूज करेंगे इस बार कुछ और यूज करते हैं। पी क्यू आर एस यूज करते हैं। तो सेंटर को तो ओ माना ही था, सेंटर ओ रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि हम लोगों को क्या पता है, ये रेडियस पता है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। अब हमको ये अगर लेंथ पता चल जाए, ये लेंथ पता चल जाए तो क्या होगा, ये लेंथ पता चल जाए तो हमको साइड मिल जाएगा। पी क्यू अगर मिल जाए हमको तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, इसको सपोज एल मान लिया, साइड को क्या मान लिया एल, पी क्यू की लेंथ क्या है एल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमको क्या चाहिए, यही चाहिए। और हम लोग एक और चीज जानते हैं, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसका जो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको डायगोनल करते हैं। तो अगर जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पे कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये सब 90 90 है। ठीक है, ये 90 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है एक्चुअली, अगर इसको आगे बढ़ा देंगे हम, ये डायगोनल ही हो गया ना, यानी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये निकालना है, ये आर है, ये आर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। और r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू यही आई है ना, r की वैल्यू क्या आई, a बाई 2√3। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, a बाई 2√3, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बाई 2√3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 2a स्क्वायर बाई 4√3, 4√3 नहीं, √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3, यानी एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये 2 से 4 कैंसिल किया तो 2 बचा नीचे, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई 6, यही हो गया ना। और एल स्क्वायर ही क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई 6 सी एम स्क्वायर सेंटीमीटर में, यही हो गया एरिया। हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, कितना आसान था। पहले ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर नहीं सर्किल था, उस सर्किल के अंदर स्क्वायर बना, उसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे ट्रायंगल का साइड पता था, और फिर हम लोगों ने फाइनली स्क्वायर का साइड पता कर लिया, और उससे फिर एरिया पता कर लिया। बहुत इजी था लेकिन ट्रिकी था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स आर √3 प्लस 1 यूनिट्स अपार्ट, फाइंड के की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, क्वेश्चन में ये छूट गया है, यहां से
यहां से थोड़ा टूट गया। फाइंड के से पहले क्या लिखा हुआ है, इफ these chords, if these chords subtend at the center angles of 180 degree by K and 360 degree by K, where K is greater than 0, then find the value of K. ओके, अब हम लोग यहां से सॉल्यूशन शुरू करें। यहां से सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऐसे सर्किल के जिसका रेडियस 2 यूनिट्स है और उन कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस √3+1 है। तो पहले हम लोग एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक सर्कल है, कॉर्ड सर्कल में ही है ना, इसमें दो कॉर्ड हैं, एक ये हो गया कॉर्ड और एक मान लो ये बड़ा सा कॉर्ड हो गया। अब यहाँ सेंटर है, सपोज क्या कर रहा है कि इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, √3+1, इन दोनों के ये डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ दिस कॉर्ड सस्टेन एन एंगल ऑफ सस्टेन एट द सेंटर एंगल्स ऑफ 180 डिग्री बाई के एंड 360 डिग्री बाई के। कह रहा है कि ये सेंटर पे एंगल कितना बनाते हैं भाई, एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल बड़ा हो जाता है, एक एंगल यहां बनेगा, ठीक है। ये पूरा एक एंगल है और एक पूरा एंगल ये, ठीक है। अब यहां वही वाला प्रॉपर्टी होगा कि अगर मैंने क्या पीछे पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर यहाँ सेंटर से कोई कॉर्ड पे कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, कोई कॉर्ड है और यहाँ से 90 डिग्री मारे यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको टू पार्ट में तो डिवाइड करेगा ही, इस एंगल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो सपोज ये पूरा दोनों एंगल हम लोगों को क्या पता है, 180 डिग्री बाई के एंड सेकेंड है 360 बाई के। सपोज इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये O है, A है, B है, ये क्या है, C है, D है। सपोज ये पॉइंट हो गया E और फिर ये पॉइंट हो गया F। EF की वैल्यू पता है कितना है, √3+1, ठीक है। और हम लोग को पता है एंगल AOB तो मान लिया 180 डिग्री बाई के है, और दूसरा एंगल ये वाला एंगल COD 360 बाई के, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा एंगल AOE हाफ हो जाएगा ना, एंगल AOE ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 90 बाई के हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एंगल लेंगे COF, एंगल COF ये भी हाफ हो जाएगा इसका, तो 360 का हाफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई के, ओके, ठीक है। अब हम लोग इसी का यूज करेंगे, इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
और हमको ये पता है कि AO क्या है। और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा एंगल दिख रहा है यहाँ पे। चलो एक ही साइड लेते हैं, सिर्फ अब ये साइड लेते हैं, हटा देते हैं एक साइड को। ठीक है, एक साइड को पूरा हटा दिया। अब दिखने में थोड़ा ठीक लगेगा। ये पूरा √3/√3+1 है ये पूरा, ये लेंथ। ठीक है, अब ये क्या हो गया एंगल, ये एंगल हो जाएगा मान लिया कि 90/K। और ये एंगल क्या हो गया 180/K। हम लोगों ने निकाला ना ये। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है, ऐसे, ऐसे ही है ना कुछ। बहुत इजी है, एकदम शांति से धैर्य पूर्वक उसको देखना है। ये O है, A है, और ये क्या है, E है। क्या है, E है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। ये एंगल हमको पता है, ये कितना है 90/K। और ये तो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमको रिलेशन किसके किसके बीच चाहिए, किसके किसके बीच चाहिए, R के बीच। R की वैल्यू दे रखी है, रेडियस कितना है शुरू में ही दे रखा है, रेडियस 2 यूनिट्स है। रेडियस कितना है 2 यूनिट्स है। तो हमको R पता है, R का मतलब ये पता है OA। OA ही है ना रेडियस, यहाँ पे देखिए OA ही रेडियस होगा और OC रेडियस होगा, यानी इसकी वैल्यू तो 2 है। ठीक है, अब हमको EO पता करना है, यानी बेस और हाइपोटेनियस हो गया। बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस, यानी कॉस 90/K क्या हो जाएगा यहाँ पे, EO डिवाइडेड बाई AO हो जाएगा। EO डिवाइडेड बाई AO क्या है, AO 2 है, 2 है। तो यहाँ से EO का वैल्यू कितना हो गया, EO इज इक्वल टू 2 cos 90/K। ये पहला मतलब ये पता चल गया EO, ये वैल्यू पता चल गई। अब ये वैल्यू अगर निकाल लें OF, तो फिर ये दोनों का सम √3+1 के इक्वल हो जाएगा। यानी अब हमको इसमें निकालना है, OF निकालना है। क्या निकालना है, OF निकालना है। एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। यही है ना ट्रायंगल, C है, O है, F है, यही है ना, यही वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये एंगल हमको पता है, ये कितना है 180/K। और OC क्या, रेडियस 2 यूनिट्स। और हमको पता क्या करना है, OF पता करना है, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन फिर कॉस से ही होगा। दैट मीन्स कॉस 180/K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OF बेस हो गया ये, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस CO, यही होगा। अब बहुत आसान हो गया, OF रहने देते हैं, CO का वैल्यू 2 है, CO2 है ना रेडियस, इसलिए OF यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 cos 180/K, यही हो जाएगा ना। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, EO प्लस OF, EO प्लस OF इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos 90/K प्लस 2 cos 180/K। क्यों ऐड कर रहे हैं इसको हम, EO और OF को इसलिए ऐड कर रहे हैं, यही है ना EO हो गया ये, और OF हो गया, दोनों का सम हमको दे रखा है √3+1 दे रखा है ना, √3+1। तो यहाँ पे ये हो गया √3+1 और ये हो गया
2 इंटू कॉस 90 बाई के प्लस कॉस 180 बाई के। इसको ऐसे भी, इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये हो गया कॉस 90 बाई के प्लस कॉस 180 बाई के फिजिकल टू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2, दैट मीन √3/2 प्लस 1/2। ये लिख सकते हैं। अब इधर कॉस में है तो इधर भी कॉस में वैल्यू लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, कॉस 90 बाई के हो गया, 90 डिग्री बाई के प्लस कॉस 180 डिग्री बाई के इजिकल टू √3/2 क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी या कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, बताओ आप। ये होगी कॉस 30 डिग्री और 1/2 क्या होगा, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 बाई के और 180 बाई के। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम 3 रख दें यहाँ पे के की वैल्यू, ये 90/3 30 डिग्री हो गया और 180/3 क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, इसके इक्वल हो गया। यानी यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। क्या हो गया, 3। यही हमको निकालना था, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। कितना मजेदार प्रॉब्लम था, बट कुछ पैसेंस रखना, मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बस पैसेंस रखना है, थोड़ा सा एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, सोचना है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बाद क्या सोच सकते हैं। तो सोच सोच के हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस √2 tan थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये पूरे की मिनिमम वैल्यू इसकी 2 cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस √2 tan थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। कितनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करें, थीटा का वैल्यू रखें, क्या करें। इसको बनाने का बड़ा ही खूबसूरत सा एक तरीका है, बहुत प्यारा सा तरीका है। इसके लिए हम लोग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। तो इसके लिए सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। AM एंड GM का यूज करना है हमको, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कोई एक सीरीज हम लेते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे करके एक सीरीज है, ठीक है। और एक सीरीज है 2 4 8 16 32। अब ये सीरीज में क्या है, दोनों के बीच जो है डिफरेंस है, 2 एंड 4 के बीच 2 का डिफरेंस, 4 एंड 6 के बीच 2 का डिफरेंस, इस सब के बीच 2 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह का जो सीरीज होता है इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और जिसमें डिवाइड करने पे आए, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, ये सब में डिवाइड करते जाएंगे पिछले वाले से तो 2 आता है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक। ठीक है, AP हो गया और ये GP होता है, शॉर्टकट में बोलते हैं। अब इसी में मीन कैसे निकलता है, जैसे ये 2 4 6 है और यहाँ 2 4 8 है, तो 2 4 6 2 और 6 का मीन जो है 2 एंड 6 के बीच में ये 4 आता है, तो इसी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसका निकालने का तरीका क्या है, इसको जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें अगर ये करेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। यानी ज्योमेट्रिक में अलग से होगा। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके और रूट अंडर कर दें। क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे। जैसे 8 × 2 इसका रूट कर दिया, कितना हो जाएगा, √16 4 हो गया, ठीक है। और एक से अधिक अगर रहेगा, ठीक है, मान लिया 2 से अधिक हो गया, 3 हो गया, उसका मीन क्या होगा, जितना टर्म्स रहेगा उतना पावर। जैसे यहाँ 2 था तो सपोज ये AB था, तो A × B पावर 1/2 कर दिए,
अगर मान लीजिए 3 रहता, ए बी सी, इसका करना है तो 1/3 पावर कर देंगे। ऐसे हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जी एम होता है। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। तो बस हम इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन अगर निकालें तो क्या हो सकता है, क्योंकि हमको ये चाहिए तो अरिथमेटिक मीन में तो ये प्लस डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो इन 3 है चूंकि, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1/3 से कर देंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका, तीनों का 2 cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस √2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 3, यही हो गया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू √2 tan थीटा, और इस पे पावर कितना हो जाएगा, 3 है इसलिए 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा कितना है, cot थीटा हो जाएगा, और ये tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है ना, यानी इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू tan थीटा, क्या हो जाएगा, कट गया 1 हो जाएगा ना, यानी cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे cos बाई साइन cot थीटा हो गया और tan थीटा, यानी कि ये थीटा वाला सारा टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2√2 पर पावर 1/3, यानी 2 cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस √2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 पर पावर 1/3। देखिए 2√2 का 1/3 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 इंटू √2 ये क्या हो जाता है, 2√2 हो जाता है ना, यही होता है ना। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 के इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, √2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस √2 tan थीटा बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब ये √2 में इधर से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, यानी 2 cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस √2 tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2, यानी कि ये इसकी वैल्यू हमेशा 3√2 के बराबर या बड़ी होगी, ठीक है। इससे छोटा कभी नहीं हो सकता, कम से कम इतना होगा, नहीं तो इससे बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो कम से कम होगा, यानी 3√2, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस √2 tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3√2। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3√2 होगा। आ गया, कितना आसान, बहुत आसान था ना, बहुत आसान था, देखने में बहुत भारी लग रहा है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाया, अलजेब्रा का यूज किया। यहाँ पे हो गया क्या, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने अलजेब्रा का यूज किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया, कोई बहुत बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, बस इसका यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको। कह रहे कि साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan थीटा, ये प्रूव करना है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और किसके लिए, फॉर एक्यूट एंगल, हर एंगल के लिए नहीं, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब थीटा 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, हमेशा 90 से बड़ा के लिए नहीं ले रहे हैं, ऐसे के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए ले रहे हैं।
एक्यूट एंगल के लिए देखते हैं भाई। इसको हम लोग ज्योमेट्री से प्रूव करेंगे। इसको कैसे प्रूव करेंगे? ज्योमेट्री से। एक सुंदर सा डायग्राम पहले बनाएंगे हम लोग। एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये ले लो आप, सेंटर से ये लाइन खींच दिया मैंने, बड़ा गड़बड़ हो गया। सेंटर से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दिया हमने बड़े। चलो यहीं पे मान लिया सेंटर भाई, बार बार कितना मिटाएं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। रेडियस हो जाएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ से इस कॉर्ड को भी मिला सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, और इसको आगे बढ़ा दिया। थोड़ा सा साफ लिखते हैं, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ये हो गया, इसको और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये हो सकता है ओ, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, और इस पॉइंट को मान लिया सी, और इस पॉइंट को क्या मान लिया, डी, ठीक है। और इसको क्या मान लिया, ई मान लिया, और इसको मान लिया थीटा। और मान लिया कि इस सर्कल का रेडियस क्या है, 1 यूनिट। रेडियस इज इक्वल टू क्या है, 1 यूनिट, यानी 1 है, ठीक है। ताकि ज्यादा कैलकुलेशन का झमेला नहीं हो। अब हम लोग इसमें एक चीज देखते हैं। ये ट्रायंगल लेते हैं ओ बी सी, ये ट्रायंगल, फिर ये एक सेक्टर लेते हैं बी सी सेक्टर, ओ बी सी सेक्टर। इस ट्रायंगल के एरिया से ज्यादा इसका सेक्टर का एंगल होगा, होगा ना। अब देखो ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ऐसे किया हुआ है, ऐसे बन रहा है मान लो, ठीक है। तो इसके एरिया से बड़ा ये पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया जो होगा इससे बड़ा होगा ना। तो यानी कि इसको मिटा देते हैं, सॉरी। तो हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया इस सीबी का जो सेक्टर बनेगा, ओ सी बी सेक्टर, इससे छोटा होगा। और ये जो सेक्टर का एरिया होगा वो किससे छोटा होगा, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ओ डी बी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी। और ये किससे छोटा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी। बस इसी का यूज करेंगे, सब बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी क्या हो जाएगा, ओबीसी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, इसको एच भी कहते हैं, हाइट, ठीक कहते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा, ओबी इंटू परपेंडिकुलर क्या हो गया, सीई इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी,
ये थीटा एंगल था, ठीक है। ये होता है हाफ इंटू थीटा, अगर रेडियन में है, ये रेडियन में ले रहे हैं, इंटू जो रेडियस होगा, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर, और इसका फिर एंगल, इसका ट्रायंगल का लेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर क्या हो गया, BD हो गया, PD, अब बेस कितना हो गया, OB हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं OB क्या है, AB रेडियस ही है, यूनिट लिया था रेडियस, तो ये OC भी 1 हो जाएगा और OB भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हाफ 1 इंटू CE, OB 1 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाफ थीटा, और ये हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग को दो चीज़ पता करना है, CE और BD, CE एंड BD। तो ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे ले लें, इन ट्रायंगल OCE, इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, तो सर क्या देख रहे हैं हम लोग, हमको ये तो पता है, और हमको पता क्या करना है, CE की वैल्यू पता करनी है। कितनी पता करनी है, CE की वैल्यू। तो इस थीटा के लिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, यानी ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये कौन सा हो गया, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, यानी हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर CE हो गया, और हाइपोटेनियस कितना है 1 है, दैट मीन्स CE की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा। उसी तरह से इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला में ले लेते हैं ODB, इन ट्रायंगल ODB, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर हम साइन थीटा इसी तरह से लें, साइन थीटा, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ इससे काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, और ये हाइपोटेनियस यहाँ पता नहीं है हमको, तो हमको जो पता है उस पर चलेंगे ना, OB पता है, ये बेस पता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, P/B इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी यहाँ साइन थीटा से काम नहीं चलेगा, यहाँ किससे काम चलेगा, टैन थीटा से। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BD डिवाइडेड बाई OB बेस, OB की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी BD/1, यहाँ से ये हो गया BD, यानी हमको पता चल गया CE की वैल्यू साइन थीटा, BD की वैल्यू टैन थीटा, बस इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। CE की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्या निकाला, C इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि हाफ, और 1 तो 1 है ही, कोई मतलब नहीं है, हाफ साइन थीटा इज लेस देन हाफ थीटा इज लेस देन हाफ BD। BD क्या आया, BD क्या आया था ऊपर, BD आया था टैन थीटा, क्या आया था, टैन थीटा। तो सब में हाफ 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 है, हाफ को हटा देते हैं, यानी साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा। यही तो प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था ना, साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा, ठीक है, हो गया। आज के लिए इतना ही, इसमें ज्योमेट्री का यूज किया, बस साइन थीटा कॉस थीटा का खेल है, लेकिन थोड़ा ज्योमेट्री का यूज किया, 9th 10th में जो आपने ज्योमेट्री पढ़ी उसी का यूज कर करके सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ज्योमेट्री का यूज किया, AMGM वाले में अलजेब्रा का यूज किया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को मिला के ऐसे ही सवाल को घुमाया जाता है, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ऐसे जी एडवांस में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा तो कहीं से कितना भी मिक्स होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास लूंगा आपको पता नहीं चलेगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको अपने आप नोटिफिकेशन में चला जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले और उसके बाद बंद कीजिए। ओके, बाय बाय बच्चों।